नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन यूट्राइन ग्रोथ या ट्यूमर की, जिसको हम फाइब्रॉयड कहते हैं। और वो फाइब्रॉयड किस तरह से आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है, क्या वो वाकई आपको इनफर्टाइल बना सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ कि बहुत सारे हमारी बीमारियां हैं शरीर में, स्पेशली गायनी से रिलेटेड जितनी हमारी हैं, इनफर्टिलिटी करती हैं, वो अधिकतर लाइफस्टाइल रिलेटेड है। ये फाइब्रॉयड एक तरह का ट्यूमरस ग्रोथ है। आपकी बच्चेदानी की जो दीवार होती है वो 3 लेयर की बनी होती है, और उसमें से जो मस्कुलर लेयर होती है, जब कभी भी उसके अंदर ग्रोथ होने लगती है, वो दीवार की कुछ कोशिकाएं अचानक से तेज़ी से बढ़ के एक गोले का रूप ले लेती हैं, तो उसको हम फाइब्रॉयड कहते हैं। और ये फाइब्रॉयड जो है आपके यूट्रस के किसी भी पार्ट में हो सकता है। वो पार्ट आपकी बच्चेदानी की दीवार है। अधिकतर उसकी उत्पत्ति बच्चेदानी की दीवार से होती है, लेकिन आगे चल कर के वो बच्चेदानी के अंदर जहाँ पे बच्चा रुकता है वहाँ भी पहुँच सकती है, और जिस जगह पे बाहर की तरफ दीवार पे या बच्चेदानी के मुंह, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वहाँ तक भी जा सकती है। तो इस फाइब्रॉयड को उसी के आधार पर हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। जो फाइब्रॉयड बच्चेदानी के दीवार में अंदर ही रहता है उसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड कहते हैं, और जो फाइब्रॉयड वहाँ से खिसकता हुआ बच्चेदानी में एंडोमेट्रियल कैविटी में आ जाता है, जहाँ पे बच्चा रुकता है, तो हम उसको सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड कहते हैं। क्योंकि जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग सॉफ्ट होती है एंड वो म्यूकोजल टाइप ऑफ लाइनिंग होती है, तो जो उस लाइन को क्रॉस कर देता है उसको हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड कहते हैं। मैं इस मॉडल को लेने गई थी, इसलिए इतना अंधेरा हो रहा था, सॉरी। आज संडे है, सब कुछ बंद था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो ग्रोथ है ये बच्चेदानी की दीवार है, इसको मायोमेट्रियम कहते हैं इस पूरे लेयर को। ये ऊपर इसको सिरोजा कहते हैं, और अंदर की इस जगह की लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। फाइब्रॉयड की उत्पत्ति इस जगह पे मस्कुलर कोशिकाओं से होती है। जब ये बाहर की ओर निकल करके बाहर की तरफ बढ़ता है तो इसको हम सिरोजल या सब सिरोजल फाइब्रॉयड कहते हैं। जब ये बढ़ करके ये अंदर की ओर बच्चेदानी में जहाँ बच्चा रुकता है उस तरफ चली जाती है तो इसको हम सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड कहते हैं। और जब ये दीवार में ही रहता है तो इसको इंट्राम्यूरल, म्यूरल मीन्स दीवार, उसके अंदर रहता है तो उसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड कहते हैं। अधिकतर फाइब्रॉयड जो हमारे अंदर होते हैं, जो हमको कोई परेशानी नहीं करते हैं, वो सब सिरोजल होते हैं, इस सब एरियाज़ में होते हैं। वो फाइब्रॉयड जो यहाँ पे इंट्राम्यूरल हो, बहुत बड़ा हो, या इस झिल्ली के जितनी नज़दीक वो गांठ होती है उतना ज़्यादा वो हमको प्रॉब्लम करती है। मैं यहाँ आपको एक बात बताती चलूँ कि ये गांठ कैंसरस नहीं होती है, इसके कैंसर में तब्दील होने के चांसेस हज़ारों में एक को होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। ये गांठ कभी कभी यहाँ सर्विक्स पे पाई जाती है तो इसको सर्वाइकल फाइब्रॉयड कहते हैं। गांठ की लोकेशन के आधार पर वो आपको दिक्कतें देती है। कभी कभी ये गांठ खिसक करके इधर ब्रॉड लिगामेंट में चली जाती है, या यहाँ से उसकी एक डंठल निकल जाती है, वो पेट में घूमता रहता है, उसको हम वॉन्डरिंग फाइब्रॉयड कहते हैं। अब ये जो फाइब्रॉयड है, ये फाइब्रॉयड एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ये तो नहीं पता है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड साइंटिस्ट का मानना है, जो हमारे खान पान वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल से रिलेट करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा उसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और आपकी बॉडी में जब जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और उसके साथ आपका कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ लोग की मम्मी को होता है, बुआ को होता है, तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये कम्प्लीटली जेनेटिक नहीं है, ये ज़्यादातर इन्वायरमेंटल है, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अब ये फाइब्रॉयड अधिकतर लोगों में आजकल, तो अगर मैं किसी का पेट खोलती हूँ सीजर करने के लिए, बच्चा निकालने के लिए, तो उसके दीवार पे बच्चेदानी के छोटे छोटे बहुत सारे फाइब्रॉयड्स होते हैं। ये फाइब्रॉयड एक मटर के दाने से लेकर के इतना बड़ा 9 महीने के बच्चे के यूट्रस के बराबर तक हो सकता है। ये आपको 10 गांठें इतनी बड़ी बड़ी भी हों कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता है।
लेकिन एक बस इतनी छोटी सी गांठ यहाँ पे हो जाए और या यहाँ पे हो जाए तो ये आपको बहुत तकलीफ़ देता है। तो ये गांठ अपनी पोजीशन के आधार पर आपको तकलीफ़ें देता है। तो अगर जैसा मैंने बोला हम लोग ज़्यादा बात इनफर्टिलिटी की कर रहे हैं, तो पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। जो गांठ इस एंडोमेट्रियल कैविटी से जितना नज़दीक होगी उतना ज़्यादा वो आगे चल कर के दिक्कत देगी, और वही उनको पीरियड की भी प्रॉब्लम देगी। जिनका फाइब्रॉयड यहाँ पे इस झिल्ली के जितना पास रहता है उनको एमसी में दर्द होता है, उनको एमसी में ब्लड ज़्यादा आता है। जिसका फाइब्रॉयड इस कैविटी के अंदर जितना घुसता जाता है, सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड सबसे बेकार होता है। 5% महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन इस पूरी फाइब्रॉयड का सिर्फ 5% फाइब्रॉयड जो होता है वो सब म्यूकोजल होता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। आपको लगातार ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के टाइम में बहुत पेन होता है। मैंने आपको पेनफुल पीरियड्स वाले वीडियो में भी बताया था। उसके अलावा यही जगह बच्चा रुकने की है, तो जब कभी भी फाइब्रॉयड यहाँ पे रहता है तो वो बच्चा को रुकने में दिक्कत करता है, तो उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है। यही गांठ अगर यहाँ पे हो जाए तो ये दोनों ट्यूब की जगह है। ये देखा गया है कि फाइब्रॉयड अपने आप में आपकी अंडा बनने की क्षमता को ख़राब नहीं करता है, किसी और चीज़ को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर ये गांठ यहाँ और यहाँ हो गई तो ये ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। दीवार में जितना एंडोमेट्रियल कैविटी की तरफ हो गई, इस कैविटी का शेप बदल देगी, तो अंडा और बीज आपस में मिल नहीं पाएंगे। नॉर्मली जो बीज को चलना चाहिए वो ऊपर की दिशा में चलना चाहिए, तो वो बीज ऊपर की दिशा में ना चल के टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, तो वो ट्यूब में नहीं पहुंचेगा। ट्यूब में नहीं पहुंचेगा तो वो अंडे से नहीं मिलेगा और आपको गर्भ रुकने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ 10% लोगों को सिर्फ फाइब्रॉयड से इनफर्टिलिटी होती है, बाकी 90% लोग फाइब्रॉयड के साथ कंसीव भी करते हैं। कभी कभी किसी को मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी पे अगर इन जगहों पे नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग फाइब्रॉयड को एक बहुत मेन कारण इनफर्टिलिटी का नहीं मानते हैं, जब तक कि उसकी ऐसी लोकेशंस ना हो। अब ये फाइब्रॉयड की लोकेशन के हिसाब से वो अधिकतर मैकेनिकल कारणों से आपको इनफर्टाइल बनाता है। उसके अलावा जो ये दीवार में बड़ा सा फाइब्रॉयड है, अगर ये माना जाता है कि बड़े फाइब्रॉयड दीवार में होने के साथ साथ किसी को मिसकैरेज होता है, तो उसका रीज़न होता है कि जो खाना पानी बच्चे को मिलना चाहिए वो सारा खाना पानी वो गांठ खा जाती है, जिसकी वजह से आपको मिसकैरेज हो जाता है। बच्चा पेट में सडनली कभी कभी ख़राब हो जाता है। तो ये है फाइब्रॉयड। और फाइब्रॉयड नॉर्मल लोगों में, जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है या जो कुंवारे होते हैं, उनको जैसा मैंने बताया कि अगर दीवार में बड़ा फाइब्रॉयड है तो वो आपको पेन देता है, इरेगुलर ब्लीडिंग देता है, हैवी ब्लीडिंग देता है। अगर वो सब म्यूकोजल है यहाँ पे तो वो आपको जो है इरेगुलर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ बहुत सिवियर पेन और बहुत सिवियर ब्लीडिंग देता है। कभी कभी फाइब्रॉयड जो होता है वो जितना बड़ा होता है उसके अंदर डीजेनरेशन होता है या वो गलता है। जब जब उसके अंदर एक रेड डीजेनरेशन प्रक्रिया होती है, जब जब वो होती है तो वो बहुत पेनफुल होती है। महिला को अचानक से बहुत तेज़ पेन होता है, तो उस पेन से में कभी कभी इतना हो जाता है कि उसको एडमिट करना पड़ता है। लेकिन वो कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा आपको पेन हो रहा है, पेन किलर वगैरह दे करके आप आराम हो जाते हैं। अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, फाइब्रॉयड में क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आपको पता चले कि आपको फाइब्रॉयड हो सकता है और आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आप अगर अभी तक माँ नहीं बनी हैं, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपको पता है कि आपको फाइब्रॉयड है, तो आपको क्या करना चाहिए और किन लक्षणों के आधार पे आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपको ऐसा हो सकता है। तो ये पूरी तरह से इसकी लोकेशन पे और साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे बहुत बड़ा पीछे की दीवार में फाइब्रॉयड है तो ये पीछे यहाँ पे दोनों पेशाब की यूरेटर नलियाँ, किडनी से एक पाइप आती है जो आपके ब्लैडर या पेशाब की थैली को जाती है, जिससे किडनी यूरिन बना करके सारा ब्लैडर में भेजती है और वहाँ से आपको फिर यूरिन निकलता है, पेशाब निकलती है जब आपको लगता है।
तो अगर ये उसको कंप्रेस कर रहा है उन नलियों को, तो वो किडनी में सूजन करेगा, आपको पेट में हैवीनेस लगेगा, आपके खाने की नली को दबाएगा तो आपको खाना हजम नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको कभी कभी पेशाब रुक सकती है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ हो गई, आगे की तरफ ग्रोथ है, तो उसने ब्लैडर को दबाव दिया तो आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन हो सकता है। और उसके अलावा अगर वो इस जगह पे है तो ट्यूब को दबा देता है तो आपको ट्यूबल ब्लॉकेट पता चलता है, और आपको महसूस होता है पेट में, नीचे के पेट में कुछ गोल गोल सा है बड़ा, कुछ घूम रहा है, कुछ भारीपन है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेशाब में दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ आपको मासिक में इर्रेगुलर और हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, पेनफुल मेंसेस हो सकते हैं। तो ये तो इसके लक्षण हो गए। इनमें से कोई भी लक्षण लगातार कई महीने तक अगर आपको रहता है, आपका पीरियड आता है 2 या 3 ही दिन रहता है, लेकिन इतना जाता है कि आपको कम से कम 10-10 पैड बदलने पड़ जाते हैं, इतना तेज़ क्रैम्पिंग होती है कि आप घर का कोई काम नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। और अगर आप माँ बनने की तैयारी कर रही हैं और ऐसा कोई लक्षण है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लेकर के एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और उससे ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये तो हो गए लक्षण। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच हम करते हैं वो आपका अल्ट्रासाउंड है। वो अल्ट्रासाउंड, जैसा मैं कहती हूँ कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, अगर एक अच्छे व्यक्ति द्वारा किया जाए तो आपको किसी MRI CT स्कैन की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है, वो कितना डिस्टर्बेंस आपको कर सकता है बच्चा रुकने में। जब मैं किसी का IVF करती हूँ और उसको पुरानी गांठ होती है इस जगह पे, तो मैं ये दूरी नापती हूँ, ये जो झिल्ली है उस झिल्ली से वो गांठ कितनी दूर है। अगर वो 1 सेंटीमीटर से दूर होती है तो उसके चांसेस कम हैं आगे चल कर के प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब करने की। लेकिन वो अगर झिल्ली के साथ साथ बढ़ के इधर की ओर जाती है तो मैं आपको सलाह देती हूँ, भले वो इतनी छोटी है, उसको निकालने की। वही गांठ अगर यहाँ पे है और इतनी बड़ी है तो मैं उसको टच नहीं करती हूँ जब तक कि आपका फर्टिलिटी इशू ठीक ना हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं, मैडम अभी तो मुझे बच्चा भी नहीं हुआ है और आप ऑपरेशन की सलाह दे रही हैं, कोई ऐसी दवा नहीं है कि मैं इसको दवा से दबा दूं, क्योंकि एक बार ऑपरेशन हो गया तो मुझे बच्चा कैसे होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर वो गांठ उसी जगह पे है जहाँ पे बच्चे को रुकना है और उसका वो सारा खाना खा जाएगी तो बच्चा कैसे होगा आपको, और इतने सालों से नहीं हुआ। तो जब हम उस गांठ को निकाल देंगे, आपके बॉडी का यूट्रस का शेप नॉर्मलाइज कर देंगे, आपकी उम्र, आपकी प्रजनन क्षमता अगर अच्छी होगी तो जो हम आपको सलाह देंगे कि अब आपको साथ रहना चाहिए, तो आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी भी दवाएं गांठों को गलाने के लिए बनी हैं उनमें से कई सारी तो अभी बैन भी होती हैं, कभी बैन होती हैं, कभी आ जाती हैं। तो उन दवाओं को खाने से पहली चीज़ कि ये गांठ इतनी बड़ी है तो इतनी हो जाएगी, वो ख़त्म नहीं होगी। दूसरी चीज़, उस जब हम किसी भी यूट्रस और ओवरी की बीमारी का इलाज करते हैं, तो जब हम इलाज करते हैं तो बच्चा नहीं रुक सकता, या तो हम गांठ गला सकते हैं या आपको बच्चा कर सकते हैं। तीसरी चीज़, ये सारी जो दवाएं हैं इनका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपके अंडों पे कैसा पड़ रहा है, उस अंडे से बच्चा जो बनेगा उस पे कैसा पड़ रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वो महिलाएं जिनको अभी बच्चे की ज़रूरत है, उनकी गांठ उनको तकलीफ़ दे रही है, तो बेहतर है कि उसको लैप्रोस्कोपी द्वारा अगर संभव हो तो, या ओपन करके पेट, जैसे भी हो उस गांठ को निकलवाना चाहिए। दवाई पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक तो ये दवाएं बहुत महंगी होती हैं, इनका लिवर पे, किडनी पे साइड इफ़ेक्ट होता है, ये एक हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद बहुत दिन तक आपको MC बंद हो जाती है, फिर हम आपको MC लाते हैं, सारी चीज़ करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो गांठ, वो कौन कौन सी गांठें हमको निकालने की ज़रूरत है? जो फाइब्रॉयड इंट्राम्यूरल दीवार में है, बच्चेदानी की झिल्ली से 1 सेंटीमीटर से कम दूरी पे है और वो बढ़ रहा है, और साथ में आपको MC में ब्लड ज़्यादा आ रहा है, पेन हो रहा है, उस गांठ को निकालना चाहिए। वो गांठ जो बड़ी होते होते खिसक के इस यूट्राइन कैविटी में आ गई है, सब म्यूकोजल फाइब्रॉयड, उसको अवश्य निकालना चाहिए। वो गांठें जो आपके ट्यूब की जगह पे, रास्ता जो है कॉर्नुआ पे ब्लॉक कर रही हैं,
उस गांठ को निकालना चाहिए। कभी कभी इनमें से वो गांठ कहीं नहीं होती है, दीवार में यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ होती है। 8 साल 10 साल आपको नहीं बच्चा होता है, तो लिटरेचर ये कहता है, साइंस ये कहता है कि वो महिला जिसकी में कोई भी और बीमारी का पता न चल पाए, जिसकी वजह से उसको बच्चा नहीं हो रहा है और उसके अंदर गांठ है दीवार में बच्चेदानी के, तो हमें उस गांठ को निकाल देना चाहिए। उसकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। और ऐसा जो मेरे मरीज़ देख रहे होंगे जिनके गांठें मैंने निकाली हैं और उनको मातृत्व सुख प्राप्त हुआ है, बहुतों को तो बिना किसी IVF के, मैक्सिमम लोगों को बिना IVF के अपने आप बच्चा रुक गया या 1-2 बार दवाई देने से रुक गया है, तो उन्हें मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप ये समझिए कि हर ऑपरेशन आपके बच्चा रुकने के चांस को ख़त्म नहीं करता है। बहुत सारी सर्जरीज़ ऐसी हैं जो करने के बाद आपके माँ बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं पेरेंट्स को, आपके इन-लॉज़ को ये समझाना चाहती हूँ कि गांठ के ऑपरेशन की अगर सलाह डॉक्टर देता है, अगर वो एक्सपर्ट है, वो अपनी चीज़ों को समझ रहा है, तो उसमें हिचकिए ना। हाँ, कोई आपको ओवरी निकालने को कह रहा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। और यूट्रस में से गांठ निकालने का मतलब यूट्रस निकालना नहीं होता है। तो ये तो हो गया कि उसको कैसे वो दिखता है, उसकी जांच में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। कभी कभी वो गांठ बहुत नीचे तक पहुंची होती है, बहुत बड़ी होती है, ऐसा लगता है कि वो यूरेटर्स में पूरा घुसती जा रही है, बहुत ज़्यादा दबा रही है, तो कभी कभी MRI की ज़रूरत होती है। बहुत रेयर, 10 साल में मैंने 1 या 2 पेशेंट का MRI किया होगा गांठों के लिए, वो भी पेशेंट की रिक्वेस्ट पे या कुछ VIP मामला होगा। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द टाइम फाइब्रॉइड की पहचान हमको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छी से हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तरीका है ऑपरेशन करना। ऑपरेशन में दूरबीन द्वारा जो गांठें इस यूट्राइन कैविटी के अंदर हैं, उनको हम नीचे से हिस्ट्रोस्कोप डाल के, उसको हम हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कहते हैं, उससे निकालते हैं जो गांठें 50% या उससे ज़्यादा यूट्राइन कैविटी में हैं। जो गांठें दीवार में हैं 50% या पूरी तरह दीवार में हैं, उनको हम लैप्रोस्कोपी द्वारा निकालते हैं, जिसमें हम पेट से दूरबीन डाल करके निकालते हैं। मिनिमल चीर फाड़ होती है। हमारा एम होता है कि जो आपकी यूट्रस की इंटीग्रिटी जितनी ज़्यादा बनी रहे, जिससे आपको माँ बनने में दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो दवाएं हैं, दवाओं को कभी कभी हम प्रेफर करते हैं जिन लोगों को छोटी गांठ होती है, उन महिलाओं को जिनकी उम्र 40 के ऊपर हो गई होती है, जिनको बच्चे की ज़रूरत नहीं होती है और वो ऑपरेशन के लिए फ़िट नहीं होते हैं, उन लोगों को हम सलाह देते हैं कि गांठ निकालिए। 5वीं चीज़ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई बार कुंवारी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं जो पेट दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड कराने गई होती हैं, उसमें छोटी सी गांठ दिखा देता है और फिर वो गांव में जाती हैं, अपना अल्ट्रासाउंड डिस्कस करती हैं, किसी को भी दिखाती हैं, गांव के डॉक्टर को, या धरी बाप रे आपको तो गांठ है, आपको तो तुरंत जा कर के ऑपरेशन कराना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हर फाइब्रॉयड को इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। वो फाइब्रॉयड जो आपको किसी तरह की बीमारी नहीं दे रहा है, अल्ट्रासाउंड में दिखाई पड़ जाता है कि उसकी ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, एबनॉर्मल नहीं है, तो उसको निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी जो भी उम्र हो, उसको सिर्फ 6 महीना 1 साल पे अल्ट्रासाउंड करके फॉलोअप करने की ज़रूरत है। और जो फाइब्रॉयड अगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, वो अधिकतर आपको सिम्टम भी देता है, मतलब तकलीफ़ देता है, उस गांठ को हमें निकाल देना चाहिए। और किसी अनमैरिड लड़की को 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की गांठ है, जिससे उसके पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो प्लीज़ उसको मत टच कीजिए। जब कभी भी हम गांठ देखते हैं जो छोटी है, बच्चा रहने की जगह से दूर है, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि उसको नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी हो जाए, तभी हम उसको टच करें। जब उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है, तब हम लोग उसको निकालने की बात करते हैं। अब अगली बात आई कि अब ये गांठ के साथ अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने में ये गांठ बढ़ सकती है, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि गांठ 3 महीने के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। क्यों बढ़ सकती है? मैंने आपको बताया, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता से बनती है, और जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा होता है, तो ये गांठ बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, कभी कभी ये गांठ जो है, बच्चा पेट में रहता है, अधिकतर टाइम ये कुछ नहीं करती है।
अधिकतर लोगों की गांठ जब हम ऑपरेशन करके बच्चा निकाल रहे होते हैं तब पता चलती है। गांठ अगर सर्विक्स पे है तो वो बच्चे को नीचे नहीं आने देगी, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा, तो उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब दिखाई पड़ता है कि उसको गांठ है। आज से 15 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी और लोगों को इतना अल्ट्रासाउंड का अनुभव नहीं था, तो अधिकतर ये गांठें मुझे दिखाई पड़ती थी जब मैं बच्चे का ऑपरेशन करती थी। वो गांठ अगर यहाँ पे है, यहाँ पे बच्चे के लिए जगह कम कर रही है तो बच्चा उल्टा रहेगा, बेड़ा रहेगा, लेकिन अधिकतर ये बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करता है जब तक कि वो इतना बड़ा ना हो और बिल्कुल उसके ऊपर ही कहीं खेड़ी बच्चे की ना लग गई हो जिससे वो सारा खाना खा जा रहा हो। मिसकैरेज के चांसेस कम होते हैं। प्रेगनेंसी में फाइब्रॉयड थोड़ा बहुत पेन के अलावा कोई और दिक्कत नहीं देता है। फाइब्रॉयड में जब पेन होता है तो कई बार उसको आप प्री टर्म लेबर की तरह समझ लेते हैं। तो अगर एक महिला प्रेग्नेंट है, उसको फाइब्रॉयड है, तो उसको वेरी रेयरली कभी मिसकैरेज हो सकता है। मैल प्रेजेंटेशन का मतलब बच्चा सीधा, बेड़ा, उल्टा कुछ हो सकता है। कभी कभी प्री टर्म लेबर हो सकता है और उसको ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से जब कभी भी हम गांठ निकालते हैं और वो गांठ बड़ी होती है और कई होती है, अगर हम दूरबीन से भी निकालते हैं तो उसके बाद हम सलाह देते हैं कि आपको रेगुलर अपने डॉक्टर के टच में होना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हैं, और उसको बता के रखना चाहिए कि आपकी लैप्रोस्कोपिक या ओपन मायोमेक्टमी हुई है। मायो मतलब मायोमेट्रियम, मायोमा फाइब्रॉयड को कहते हैं, उसको निकालने को मायोमेक्टमी कहते हैं। जिन लोगों की मायोमेक्टमी होती है तो वो एक तरह से यूट्रस पे स्कार हो गया, तो जैसे आपको बच्चा ऑपरेशन से होता है तो एक स्कार पड़ जाता है, वैसे आपको ये गांठ निकालने से एक स्कार पड़ जाता है। तो अधिकतर लोगों को जिनको मायोमेक्टमी हुई रहती है उनको बच्चा सिजेरियन से या ऑपरेशन द्वारा पैदा करने की सलाह दी जाती है। कभी कभी साइलेंटली 7वें 8वें महीने में किसी की गांठ, बच्चेदानी कमज़ोर होती है, बहुत बड़ी गांठ हुई हो या कुछ उसकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो तो वो फट जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है महिला। अब बात आई, ये तो हो गया जब वो प्रेग्नेंट थी। फिर मरीज़ कहता है मैडम मेरे को गांठ है, आप बच्चा पैदा कर रहे हो, मेरी गांठ भी निकाल देना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग कोशिश करते हैं, देखो माँ बनना ज़िंदगी में आपको एक ईश्वर नई ज़िंदगी देता है, हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं। तो इसलिए जब हम आपका बच्चा पैदा कर रहे होते हैं, आपके शरीर की पूरी नॉर्मल फिजियोलॉजी जब आप माँ बनने वाली होती हैं तो बदली होती है। आपके हार्ट को नॉर्मली जितना ब्लड देना चाहिए उससे 1.5 गुना 2 गुना उसको सप्लाई करनी पड़ रही है। आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पूरा बैठा हुआ है क्योंकि उसको उस बच्चे को सपोर्ट करना है। आपकी सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी डिफेंस सिस्टम सब कुछ गड़बड़ हो रखा है। तो हम बच्चा पैदा करने के वक्त सिर्फ उतना ही करते हैं जितना ज़रूरी होता है, उसके अलावा हम कुछ भी टच नहीं करते हैं। एक बार आपको डिलीवरी हो जाती है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। अगर उसके बाद आपकी गांठ सिकुड़ती नहीं है, कई लोग की गांठ अपने आप श्रंक कर जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, अगर ऐसा नहीं होता है और बाद में आपको उससे दिक्कत होती है तभी हम उस गांठ को निकालते हैं। तो ये तो हो गया इसका मैनेजमेंट। अब अगला प्रश्न होता है मैडम ऐसा हम क्या खाएं कि हमको गांठ ना बने। तो जो डाइट का प्रिंसिपल मैं बार बार आपको बताती आई हूँ, जो डाइट हरी साग सब्जी और फल में रिच है वो एंटीऑक्सीडेंट्स देगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी होगी और आपकी बॉडी की रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी, प्रो इम्यून होगी। ऐसी हर डाइट फाइब्रॉयड में भी चाहिए। तो आपके खाने में जितनी हरी साग सब्जियां, रंगीन फल सब्जियां हो उतना अच्छा है। खाने से पहले 1 प्लेट कलर्ड सब्जी, सलाद और फल का आप पहले कच्चा खा लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। खाने में आपके जितने तरह के अनाज होंगे गेहूँ चावल के अलावा, वो उतना ज़्यादा तरह तरह के विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें आपको देंगे। वो सारा इस फाइब्रॉयड की ग्रोथ को रोकेगा। आजकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग पाई गई है, वो ये जिन महिलाओं के शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है उनको ये गांठ बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो एक बार गांठ निकल जाती है, ऑपरेशन हो जाता है, 10-15 दिन में जब दवा बंद होती है तो इन महिलाओं को मैं कैल्शियम और विटामिन डी पे रख देती हूँ।
आज ही मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग डाइट के ऊपर रिसर्च पढ़ रही थी और उसमें कहा गया कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, नॉर्मली आपकी बॉडी को किसी भी सप्लीमेंट, विटामिन, कैल्शियम की ऊपर से ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके खाने में हर तरह के फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, अनाजों की, दालों की मात्रा, दूध, दही की उपलब्ध है। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है कि जिसको हमको ऊपर से सप्लीमेंट की तरह लेना होता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, उन लोगों को विटामिन B12 ऊपर से लेना होता है, कभी कभी फॉलिक एसिड लेना होता है। मैं उन लोग की बात नहीं कर रही हूँ जो इनफर्टाइल हैं, जिनको मिसकैरेज होता है। एक नॉर्मल इंसान को ऊपर से विटामिन डी और B12 के अलावा किसी विटामिन का सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर आप अपने खाने में वो सारी चीज़ें रखें। उसके अलावा आपको स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत है, आपको अपना स्लीप सही से करने की, नींद की मात्रा ठीक से रखने की ज़रूरत है। इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए आपको, और आपको स्मोक करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो आपकी ये गांठ जल्दी नहीं बनेगी। जिन लोगों को फाइब्रॉयड होता है उनकी बॉडी में फाइब्रॉयड या गांठ बनने की टेंडेंसी होती है, तो उस टेंडेंसी को ब्रेक करने में ये डाइट, कुछ योगाज हैं, सूर्य नमस्कार है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो सब करने से आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होती है और आपकी बॉडी की चीज़ें पता नहीं किस तरह से होती हैं, साइंस इसको पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं कर पाया है। लेकिन कुछ योगासनास हैं और ये डाइट है जो रिपीटेड फाइब्रॉयड आपकी बॉडी में बनने से रोकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकैप करना चाहूँगी। फाइब्रॉयड उस ग्रोथ को कहते हैं जो बच्चेदानी की दीवार, मायोमेट्रियम की मस्कुलर लेयर की कोशिकाओं के बहुत सडन ग्रोथ, अचानक से ग्रोथ करने की वजह से होता है। ये 3 तरह का होता है। जब ये बच्चेदानी की दीवार में रहता है, इसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड कहते हैं। जब ये बच्चेदानी के ऊपर के साइड में आने लगता है तो इसको सबसीरोजल फाइब्रॉयड कहते हैं। जब ये बच्चेदानी के एंडोमेट्रियल कैविटी में आता है, जहाँ बच्चा रहता है, तो इसको सबम्यूकोजल फाइब्रॉयड कहते हैं। इसके अलावा फाइब्रॉयड आपके सर्विक्स पे हो सकता है, आपके साइड में ब्रॉड लिगामेंट पे जा सकता है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड जब आपके इस कॉर्नुआ पे दोनों पहुंच जाता है तो आपकी ट्यूब को ब्लॉक कर सकता है। नॉर्मली फाइब्रॉयड आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल को प्रभावित नहीं करता है, आपके ओव्यूलेशन को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यूट्रस का शेप बदल के या ट्यूब को दबा करके वो अंडे और बीज को आपस में मिलने से रोक देता है। या अगर भ्रूण बन गया तो भ्रूण को अच्छी तरह ग्रो नहीं होने देता है। अगर फाइब्रॉयड बहुत बड़ा है तो वो खाना पीना सारा खा जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, मिसकैरेज हो जाता है। अगर कई सारे फाइब्रॉयड इधर उधर पड़े हुए हैं, कई अलग अलग शेप और साइजेस के, तो ऐसे में जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में बच्चा टेढ़ा हो सकता है, बेड़ा हो सकता है, आपको समय से पहले थोड़ा दर्द हो सकता है। एक रेड डिजेनरेशन कंडीशन है जो प्रेगनेंसी में ज़्यादा पाई जाती है। तो जब फाइब्रॉयड बीच से गलता है तो वो पेन करता है, लेकिन कोई भी ख़राब बात नहीं है। फाइब्रॉयड प्रेगनेंसी के साथ लगभग 3 महीने तक ग्रो करता है, उसके बाद उसका साइज़ नहीं बढ़ता है प्रेगनेंसी के साथ अधिकतर लोगों में। फाइब्रॉयड के कैंसर में बनने के चांसेस हज़ारों में एक को होते हैं, इसलिए हर फाइब्रॉयड कैंसर नहीं बनाता है। उसको तुरंत, जो आपको पता चले कि आपके अंदर मटर भर का फाइब्रॉयड है या सुपारी के बराबर फाइब्रॉयड है, आपको घबरा के तुरंत दवाई, सुई, ऑपरेशन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो फाइब्रॉयड जो आपको सिम्टम देता है, सिर्फ उस फाइब्रॉयड को इलाज की ज़रूरत होती है। बाकी सारे फाइब्रॉयड्स को आप 6 मंथली या 1 ईयरली फॉलोअप अल्ट्रासाउंड द्वारा करते हैं। अगर उसमें सडन ग्रोथ होती है, उसका कलर डॉपलर कलर फ्लो बढ़ जाता है, तो उसको हम तुरंत निकाल के जांच के लिए भेजते हैं। जब कभी भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपके अंदर फाइब्रॉयड है, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, वो आपको बार बार ब्लीडिंग दे रहा है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपको पेन हो रहा है, तो उसको ऑपरेशन द्वारा, प्रेफरेबली लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा निकलवाने की ज़रूरत है। उसको दवा द्वारा गलाने की ज़रूरत नहीं है। इन दवाओं के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उन दवाओं को खाते हुए प्रेगनेंसी आपको हो गई तो उसको मिसकैरी करना पड़ता है, वैसे तो होती नहीं है, और फिर कई साल लग जाते हैं उससे बाहर निकल करके फिर बच्चा करने में। तो सबसे क्विकेस्ट
और सेफेस्ट वे है फाइब्रॉयड के साथ प्रेगनेंसी करने का कि उस गांठ को आप निकाल दें। फाइब्रॉयड के साथ अधिकतर सिर्फ 5 से 10 महिलाओं में फाइब्रॉयड की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, बाकी लोग को नॉर्मल तरीके से सब कुछ बच्चा वगैरह होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइब्रॉयड कम हो तो आप अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट रिच, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिच जितनी हरी साग सब्जी, फल, ड्राई फ्रूट, सीड्स, जितनी चीज़ें मैं अपने डाइट वाले वीडियो में बताया है मैंने, वो सारी चीज़ों को खाने की कोशिश कीजिए। फिज़िकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कुछ योगा प्राणायाम कुछ से करना ज़रूर मत भूलिए। अल्कोहल और स्मोकिंग और या किसी भी फॉर्म में आप तंबाकू खाते हैं तो उसको खाना बंद करिए। रिलैक्स रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए, आपके अंदर सब कुछ अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है कि फाइब्रॉयड से रिलेटेड जितनी आपकी भ्रांतियाँ थी उनको मैंने दूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगले हफ्ते फिर एक टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ मैं नहीं बता पाई हूँ, इस चैट लिंक में आप पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं बात करूँ तो वो बात करने के लिए आप इसमें लिख सकते हैं। दोस्तों, कोविड फिर से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पिछले साल मुझे अपने किसी भी मरीज़ में कोविड पॉजिटिव क्लियर कट नहीं मिला था, लेकिन अभी इस पिछले 15 दिनों में मेरे 5 से 10 पेशेंट जिनकी मुझे जानकारी है और उनकी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गई है। तो ये जो सेकंड वेव, हम 1 साल पहले जहाँ थे आज हम फिर वहीं पहुँच गए हैं। जो ये सेकंड वेव है, हो सकता है कि इसकी सिवियरिटी कम हो गई हो, लेकिन इसकी स्प्रेडिंग पावर बहुत ज़्यादा है। पूरे इंडिया में कहीं भी हॉस्पिटल के बेड्स नहीं खाली हैं, बहुत सारी दवाएं अवेलेबल नहीं हैं। तो आप लोग को सेफ़ रहने की ज़रूरत है। घर से तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी है। मास्क पहन के निकलिए, दूरी बना के रहिए, भले आपको वैक्सीन लग गई हो ना लगी हो, और वैक्सीन जहाँ मिल रही हो जितनी जल्दी हो सके उसको लगाने की कोशिश कीजिए। इस बीमारी से लड़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और बिना काम के घर से बाहर मत निकलिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। हैव अ वेरी सेफ वीक अहेड एंड गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय, सी यू अगेन।